नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 9 को देखेंगे। इस अध्याय का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में यह वीडियो इस अध्याय का पार्ट 1 है। तो आइए देखते हैं इस अध्याय को। आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस अध्याय को पढ़ने के पहले हम इसमें कुछ मूलभूत अवधारणाएं के बारे में जानेंगे। आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक लक्षणों के वंशागत होने तथा विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। यानी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आनुवंशिक लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकता क्या है? हेरिडिटी तो विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना आनुवंशिकता कहलाता है। हम सभी जानते हैं कि एक ही जाति का जीव उसी जाति के जीव को उत्पन्न करता है। जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है, हथनी हाथी के बच्चे को जन्म देती है, मटर के दाने से मटर का पौधा, निबोली से नीम का वृक्ष और आम की गुठली से आम का वृक्ष बनता है। अतः जीवों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतान में आते हैं और उन्हीं के कारण माता पिता व उसकी संतान में समानता होती है। अतः संतानों में उनके माता पिता से प्राप्त इस प्रकार के लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। तो वंशागत लक्षण क्या है? कि वैसे लक्षण जो किसी स्पीसीज के अपने आधारभूत लक्षणों के साथ कुछ विशेष लक्षण जो उनके जनक से उनमें वंशानुक्रम होते हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि मनुष्य की जो स्पीसीज है उसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जैसे कर्णपाली का जुड़ा या स्वतंत्र होना इत्यादि। ये सभी लक्षण वंशानुगत लक्षण होते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि मनुष्य है, इसका जो अगली पीढ़ी है वह भी मनुष्य ही है। यहाँ पे एक आम का पेड़ दिख रहा है इस चित्र में। इसके जो आम के जो बीज फल हैं उसके अंदर जो बीज जो गुठली है, इससे हम देख रहे हैं कि आम का ही एक पेड़ हो रहा है जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा जो इसका लक्षण है वो बिल्कुल आम के पेड़ के जैसा है, इसीलिए यह आम का पेड़ कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों का या गुणों का प्रदर्शित होना ही आनुवंशिकता कहलाती है। जनन प्रक्रम के द्वारा कुछ नए जीव उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं और यह भिन्नता ही विभिन्नता या विविधता कहलाती है। तो अतः संतति के अपने जनकों के समान होते हुए भी उनमें कुछ न कुछ अंतर होते हैं। अतः विभिन्नता जनक एवं संतति के कुछ लक्षणों की असमानता की अवस्था होती है। यह विभिन्नता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। प्रथम शारीरिक कोशिका विभिन्नता यानी सोमैटिक वेरिएशन और दूसरा जनन कोशिका विविधता यानी गैमेटिक वेरिएशंस। आइए देखते हैं कि वेरिएशंस क्या है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता सोमैटिक वेरिएशन, जनन कोशिका विविधता गैमेटिक वेरिएशन। सबसे पहले हम शारीरिक कोशिका विभिन्नता यानी सोमैटिक वेरिएशंस के बारे में जानेंगे। यह शारीरिक कोशिका के द्वारा आती है, यानी यह सोमैटिक सेल्स के द्वारा आती है और इससे जो उत्पन्न विभिन्नता होती है यह अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होती है और यह जैव विकास का आधार नहीं होती। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि
किसी व्यक्ति के अगर कानों में छेद है या उंगली कट जाती है, जंतुओं का कोई पूंछ कट गया, तो यह सारे लक्षण अगली पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की जो विभिन्नता है वह शारीरिक कोशिका विभिन्नता होती है। आइए देखते हैं जनन कोशिका विविधता क्या है। ये जनन कोशिका के द्वारा आती है। यह जो विभिन्नता है यह अगली पीढ़ी में वंशानुगत होती है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में यह वंशानुगत होती है और यही जैव विकास का आधार बनती है। इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं मानव के बालों का रंग, आँखों का रंग, शारीरिक लंबाई इत्यादि। ये सभी जो लक्षण है यह जनक से होते हुए अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं और उनमें प्रकट होते हैं। तो ऐसी विविधता जनन कोशिका विभिन्नता कहलाती है। जनन के दौरान विभिन्नता, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनन प्रक्रम के द्वारा एक नया जीव उत्पन्न होता है और यह जनन जो है वह जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जिसको हम लोग पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जनन के द्वारा जो नए जीव उत्पन्न होते हैं उनमें अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जबकि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं अधिक होती हैं। अलैंगिक जनन में डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है, जबकि लैंगिक जनन के समय गुणसूत्रों का विसंयोजन, क्रॉस संकरण, म्यूटेशन इत्यादि के कारण यह विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक जीव जो है वह दो संतति को जन्म देता है जिनकी आधारभूत शारीरिक संरचना एक समान होती है परंतु विभिन्नताएं भी होती हैं। यह दो जीव को उत्पन्न करता है और ये दो जीव अंततः 4 जीव को उत्पन्न करता है, जिसके अंतर्गत व्यष्टि के स्तर पर ये सभी एक दूसरे से विभिन्न होते हैं, यानी इनमें कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होती हैं जो उन्हें अपने जनकों से प्राप्त हुई हैं, जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। तो इस तरह से हम जनन के दौरान की विभिन्नता देख रहे हैं। इस विभिन्नता से क्या लाभ हैं? प्रकृति की विभिन्नता के आधार पर विभिन्नता से जीवों को कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं, जैसे उष्णता सहने वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक हो जाती है, यानी कि वो अपने अस्तित्व को बचाने में की संभावना उनमें बरकरार होती है। इस विभिन्नता से पर्यावरण कारकों के द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन होता है और यह जैव विकास का आधार बनता है। लक्षणों की वंशागति में मेंडल का योगदान। आनुवंशिकता के अध्ययन में मेंडल का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था, जिनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। वह एक पादरी थे। उन्होंने आनुवंशिकता के लिए मटर के पौधे का चयन किया और उन पर अपने कई प्रयोग किए। इस आधार पर उन्होंने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए जो वंशागति के नियम कहलाते हैं। लक्षणों की वंशागति के नियम पर स्पष्ट तथा प्रायोगिक विधि से किए गए अध्ययन के कारण इन्हें आनुवंशिकता का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। इन्होंने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया और अपने प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वंशागति के महत्वपूर्ण नियम दिए। मेंडल के नियम, जिन्हें मेंडल्स लॉ कहा जाता है। मेंडल्स लॉ का पहला नियम प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए हम लोग देखते हैं मेंडल के प्रथम नियम, जो प्रभाविता का नियम है, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। यह क्या है? इस नियम के अंतर्गत उन्होंने जो प्रयोग किए वो विपरीत लक्षणों वाले दो शुद्ध मटर के पौधों के बीच संकरण कराया गया। तो प्रथम पीढ़ी में दोनों में से एक ही लक्षण प्रकट हुआ जो प्रभावी रहा, और जो प्रकट नहीं हुआ वह अप्रभावी रहा। इसके लिए उन्होंने मटर के दो विपरीत लक्षण, जो एक शुद्ध लंबे जो थे वो, और एक शुद्ध बौने ऐसे पौधों को लिया। इनके युग्मकों के बीच जब संकरण हुआ तो उनके आधार पर जो F1 पीढ़ी हुई, यानी प्रथम पीढ़ी, उसमें सभी पौधे जो थे वो सभी पौधे लंबे थे। तो जो बौने पौधे थे वो अप्रभावी रहे, उनका जो लक्षण था वह अप्रभावी रहा, और लंबे पौधे का जो लक्षण था वह प्रभावी रहा। इस आधार पर प्रभाविता का नियम उन्होंने दिया। मेंडल्स के अगले नियम को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।